Everyone, my name is Shivam, and here I am starting the economy and the financial news. For today is 10th of October 2022. So the first news is that it's a very गुड न्यूज़। बहुत ही अच्छा खबर ये है कि डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्शन है उसमें ग्रोथ हुआ है 23.8% का, और हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो है 8.9 लाख करोड़ रुपीज़ हुआ है, अराउंड 9 लाख करोड़ रुपीज़ इस हाफ ईयरली को साल में। मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर जैसे 2023 जो है फाइनेंशियल ईयर वो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक हो रहता है। तो अप्रैल 2022 से लेकर अक्टूबर 8 मतलब सितंबर तक जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो बहुत ही अच्छा 9 लाख करोड़ रुपीज़ हुआ है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में क्या आता है, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स हुआ जो हमारे इनकम से कटता है, जो कॉरपोरेट टैक्स है, जो इंडस्ट्रीज़ के प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, ये सब हुए डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी हुआ, एक्साइज ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हमने देखा है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 23.8% ग्रोथ हुआ है कंपेयर अगर हम करें पिछले लास्ट अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, दैट इज़ अक्टूबर 2021 से अगर अभी इस साल कंपेयर करें तो ग्रोथ रेट ऑफ 23.8% रजिस्टर किया गया है। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। इसका मतलब ये है कि हमारा इकोनॉमी सही से ग्रो कर रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लोग के इनकम बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कि कॉरपोरेट प्रॉफिट कमा रही है, जिसके कारण कि ये टैक्स ग्रोथ रेट हुआ है। एंड इससे क्या होगा कि दिस विल एक्चुअली सर्व एज ए इनकम फॉर द गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा, जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है हमारा टू अचीव 6.4% ऑफ जीडीपी अचीव करने का, ये हम आराम से अचीव कर पाएंगे अगर हमारा गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ होता है तो। और ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे भी ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद जो फेस्टिवल सीजन्स है, दिवाली, दशहरा आता है, तो इससे भी और क्रिसमस सीज़न है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, तो मार्च तक में बहुत सारे फेस्टिव सीज़न माना जाता है। तो इस कारण भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आगे और बढ़ेगा। सो this will give boost to the fiscal stability of our country, as well as it is expected that the growth rate will remain robust in the coming quarters. The next news is regarding the gold. The gold prices in India, we have seen that कि gold price घट रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि डिमांड जो है गोल्ड का यहाँ इधर हमारे एशियन कंट्रीज़ में बढ़ रहा है कंपेयर टू अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ देखें तो वहाँ लोग गोल्ड नहीं खरीदना चाह रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही फेडरल रिजर्व यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, या फिर यूरोपियन यूनियन यूरोप में बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो गोल्ड उतना लिक्विडेटिव नहीं रह जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस कारण जो है गोल्ड वहाँ के वॉल्ट से इस साइड एशियन कंट्रीज़ के साइड ज़्यादा फ्लो हो रहा है, जिस कारण कि इंडिया में गोल्ड प्राइसेस फॉल कर रहे हैं। और फिर इसलिए अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो और भी ज़्यादा गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, बेसिकली इट्स द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन द बाय द फेडरल रिजर्व्स। तो अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कैपिटल फ्लोज होते हैं इंडिया से के स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकाल करके यूएस में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है इनके लिए उसे। और गोल्ड उतना इन्वेस्ट करने लायक नहीं रहता है, तो फिर वो गोल्ड हमारे एशियन कंट्री साइड आ जाते हैं। सो दैट्स द रीज़न कि गोल्ड इज़ हेडिंग ईस्ट एंड फॉलिंग द प्राइसेस। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम द नोमुरा जो एजेंसी है वो उसने देखा है कि इट इज़ एक्सपेक्टिंग स्लो डाउन होगा इंडियन इकोनॉमी में इन द फाइनेंशियल ईयर 24। अभी क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 हम लोग बोलते हैं, दैट इज़ मार्च 2022 से मार्च 2023 तक एक फाइनेंशियल ईयर होगा। तो उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा दैट इज़ फाइनेंशियल 24, उसमें नोमुरा बोल रहा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 5.2%। और ये क्यों हो रहा है, क्यों घट रहा है 5.2%? बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्लोबल डिमांड जो है वो घटेगा। मतलब कि सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, इन कंट्रीज़ में जो डिमांड जो है सो स्लो डाउन होगा, ग्लोबल स्लो डाउन होगा, जिस कारण कि डिमांड घट जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में बेसिकली इसने कहा है कि अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23
उसमें इसने एक्सपेक्ट किया कि 7% ग्रोथ रेट होगा, लेकिन इसके बाद जो है फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.2% ग्रोथ रेट होगा, मतलब ये घट जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लो डाउन। और फाइनेंशियल ईयर 20 में बिकॉज ऑफ द पैंडमिक द ग्रोथ रेट वॉज 4%। तो इससे क्या होगा कि हमारी नोमुरा का मानना है कि मैक्रो इकोनॉमी कंडीशंस अच्छे रहेंगे, द इकोनॉमी विल बी परफॉर्मिंग वेल विद इन इंडिया, बट दिस देयर विल बी ए स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमी बिकॉज ऑफ विच द ग्रोथ रेट विल डिक्लाइन टू 5.2%। ठीक है। और उन्होंने कहा कि नोमुरा का मानना है कि जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है दैट दिस ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22 to 23, वी कॉल इट फाइनेंशियल ईयर 23, इट विल बी एवरेज इन्फ्लेशन रेट विल बी 6.8%, वेयर एज आरबीआई ने कहा है कि इट विल बी 6.7%। सो इससे क्या होगा कि अगर हमें अपना एक्सपेंडिचर जो है और फिजिकल डेफिसिट के बारे में नोमुरा का मानना है कि अगर हमें फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो है 6.4% ऑफ जीडीपी को अगर अचीव करना है तो वी नीड टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। और रिगार्डिंग रेपो रेट का अगर बात करें तो राइट नाउ द रेपो रेट इज़ 5.9%। हाँ, एज ऑफ 30 सितंबर 2022 में रेपो रेट कितना है 5.9%। लेकिन नोमुरा का मानना है कि नेक्स्ट क्वार्टर में दिसंबर में आरबीआई विल इंक्रीज बाय 35 बेसिस पॉइंट, दैट इज 0.35। तो क्या हो जाएगा 5.9 प्लस 0.35 6.25% रेपो रेट नोमुरा का मानना है होगा इन दिसंबर। और फिर नेक्स्ट फरवरी के बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फर्दर बाय 25 बेसिस पॉइंट। आरबीआई फर्दर 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ाएगा, जिस कारण जो रेपो रेट होगा वो 6.5% तक चला जाएगा। सो राइट नाउ इट इज़ 5.9% एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द रेपो रेट विल बी अराउंड 6.5% इन February 2023। फिर IDBI, देयर इज अ न्यूज़ अबाउट IDBI बैंक, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू गेट प्राइवेटाइज्ड। राइट नाउ जो है हम लोग इसे प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, बट टेक्निकली इट इज़ नॉट प्राइवेटाइज बिकॉज द गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिला के होल्ड करता है 95% ऑफ द स्टेक, 95% ऑफ द इक्विटीज़ गवर्नमेंट और LIC मिलके रखा है अभी। बट नाउ इट हैज़ डिसाइडेड टू सेल 60.7% जो है गवर्नमेंट और LIC दोनों मिला के 60.7% जो अपना इक्विटी शेयर्स है वो बेचने वाला है। तो वो किस पे बेचेगा, हु विल बी द बायर्स? तो बेसिकली ये NBFCs या फिर कोई फॉरेन बैंक या बैंक्स खरीदेगा, या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है वो लोग इसका स्टेक इक्विटी शेयर्स IDBI बैंक का खरीद सकता है। पर इसमें क्या चाहिए कि कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जैसे कि इंडस्ट्रीज़ है, अदानी अंबानी, ये लोग नहीं खरीद सकते हैं, इट इज़ नॉट अलाउड। हाँ, बिकॉज कॉर्पोरेट बॉडीज़ कैन नॉट हैव स्टेक इन द बैंक्स। तो इस तरह सो टेक्निकली IDBI बैंक विल गेट प्राइवेटाइज्ड इफ दिस 60.7% ऑफ द स्टेक विल बी सोल्ड। SEBI, next news is SEBI rules on settling unused funds reveals money mismatch. Actually what happened was that SEBI has introduced a new rule, एक नया रूल लाया था जहाँ कि ब्रोकर को जो है जो भी अनयूज्ड फंड्स आते हैं उसे वो वापस करना होता है अपने क्लाइंट्स को। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन में पहले क्लाइंट्स अपने फ़ंड देते हैं और जो फंड बचता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन में वो वापस करना होता है। लेकिन 7 अक्टूबर को क्या हुआ कि अकाउंट सेटलमेंट प्रोसेस जब हुआ तो फिर मिसमैच हुआ। इसमें क्या था कि 16,500 से 20,000 करोड़ तक का अमाउंट जो है ब्रोकर ने विड्रॉ किया था क्लियरिंग कॉरपोरेशन से। हाँ, पर जब अमाउंट वापस देना था तो 25,000 से 30,000 करोड़ तक वो वापस हुआ। तो देयर वॉज अ मिसमैच बिटवीन द अमाउंट दैट वाज विथड्रॉन एंड द अमाउंट दैट वाज रिटर्न्ड। सो ये मिसमैच क्यों हुआ कि क्योंकि जो ब्रोकर्स जो है वो अमाउंट जो है क्लियरिंग कॉरपोरेशंस में नहीं मंगाकर डायरेक्ट अपने पास लेके उसे यूज़ कर रहे थे कहीं, जिस कारण कि अमाउंट जो उन्होंने लिया अपने क्लाइंट से वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन में कम दिखा और वो जब वापस किया गया तो वो ज़्यादा, दैट इज़ अराउंड 25 to 30,000 करोड़ वापस होता दिखा। तो बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच ऐसा समझा जा रहा था कि दिस ब्रोकर्स वेयर मिस यूजिंग द जो क्लाइंट के जो फंड्स है उसको मिस यूज़ कर रहे थे। एंड SEBI इज़ अगेंस्ट द ब्रोकर्स कलेक्टिंग एक्सेस कोलैटरल फ्रॉम दिस क्लाइंट्स।
और ज़्यादातर क्या होता है बाहर के देशों में, क्या होता है कि जो ब्रोकर जो है, जैसे कि कोई बैंक है, वो क्लाइंट से पैसे लेता है और वो इनडेफिनेटली, जो अगर पैसे बच जाते हैं ट्रेडिंग के बाद, तो वो इनडेफिनेटली उसे अपने पास रख लेते हैं यूज़ करने के लिए। पर ऐसा इंडिया में अलाउ नहीं है। सो राइट नाउ द सेबी को अब क्या करना होगा कि मोर स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशन लाना पड़ेगा, ताकि ये मिसमैच आगे से ना हो, और ताकि ब्रोकर जो है मिस यूज़ ऑफ क्लाइंट फंड्स, जो एक्सेस फंड्स बचता है, उसको ना कर सके। So this is the news regarding the SEBI's new rule. And this news is regarding the कि for the first time it has seen कि big education loans जो है, जो माना जाता है कि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स है, उसमें ग्रोथ देखा गया। सो एक्चुअली क्या है, एजुकेशन लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में आते हैं। तो बैंक को बेसिकली आरबीआई द्वारा एक फिक्स किया गया है कि यू विल हैव टू गिव दिस मच ऑफ योर एसेट्स, दिस मच ऑफ जो भी डिपॉजिट्स है, आपको इतना अमाउंट एज ए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना पड़ेगा, जिसमें कि एजुकेशंस भी एक लोन है, एक एडवांस है, जिसमें कि बैंक को देना पड़ेगा। सो द लिमिट जो प्रपोज किया आरबीआई द्वारा वो है कि अराउंड 2 लाख, दैट इज़ 20 लाख पर इंडिविजुअल, वो एजुकेशन लोन बैंक को देना होता है। बट इसमें मेजर कंसर्न्स भी बहुत सारे हैं। पहला कि फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें देखा गया है कि जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन लोन है उसमें ग्रोथ हुआ है, और 4 सालों में जो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस है एजुकेशन लोन का, जो 20 लाख तक का जो लोन है, उसमें डिक्लाइन होता रहा दिखा है। तो और प्रायोरिटी सेक्टर लोन में जो बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि ये एनपीए इसमें होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि और डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एनपीए जो है 7.82% ऑफ द टोटल जो एडवांसेस हुआ है एजुकेशन सेक्टर लोन में, वो 7.82% एनपीए हुआ है लोन। जैसे कि अभी राइट नाउ डेटा के अकॉर्डिंग 80,000 करोड़ रुपीज़ 80,000 करोड़ जो है टोटल लोन पोर्टफोलियो हुआ रहा है एजुकेशन लोन में। मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम का अगर देख ले तो अराउंड 80,000 करोड़ रुपीज़ ऑफ एजुकेशन लोन हैज़ बिन गिवन बाय द बैंक इन इंडिया, और इसमें से 7.82% जो है वो एनपीए हो गया। हालांकि आरबीआई का मानना है कि 80,000 करोड़ से ज़्यादा ही अमाउंट होगा, इट्स अराउंड 85,098 रुपीज़ करोड़ जो एजुकेशन सेक्टर का लोन पोर्टफोलियो को फॉर्म करता है। सो इन द 4 years देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन द प्रायोरिटी सेक्टर education loan, whereas if we talk about the big loans, that is the non-priority sector in the education sector, that has registered an increase for the first time. Then this is the news regarding the GST collection इन इंडिया। सबसे पहले वाले न्यूज़ में हम बता रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और अगर हम इसका बात करें तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है स्टेट वाइज। जीएसटी क्या है, इट एक यूनिफॉर्म टैक्स है अक्रॉस इंडिया, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो यूनिफॉर्म है पूरे इंडिया में। हर कमोडिटी के लिए कुछ फिक्स किया गया जीएसटी ऑलरेडी है, लेकिन अगर हम एज ए होल पूरे कंट्री में ये यूनिफॉर्म तो है, पर स्टेट वाइज अगर जीएसटी कलेक्शन देखें तो इसमें पाया गया स्टेट वाइज कलेक्शन किस टाइम पीरियड से, मार्च 2022 से अभी सितंबर 2023 तक 22 तक का अगर देखें 6 मंथ्स का, तो उसमें देखें कि स्टेट वाइज बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है जीएसटी कलेक्शन में। 6 स्टेट्स जो है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ रेट पाया गया है फॉर दिस 6 मंथ्स कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर 6 मंथ्स। तो 6 स्टेट जैसे कि गोवा, कर्नाटका, केरला, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब में जीएसटी कलेक्शन डबल डिजिट ग्रोथ रेट गया है। पर कुछ स्टेट्स जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें जो इस 6 मंथ पीरियड में जो ग्रोथ है एक्चुअली वो डिक्लाइन हुआ है। और तो ये जो देयर इज़ ए लार्ज डिस्पैरिटी है, नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हुआ है एक्चुअली, मतलब डिक्लाइन हुआ है, और पॉजिटिव ग्रोथ रेट में डबल डिजिट ग्रोथ रेट भी रहा है कुछ स्टेट्स का। तो और ये अगर हम पर कैपिटा इनकम वाइज भी देखें तो ऐसे कि गोवा, जिसका कि पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, उसमें जीएसटी कलेक्शन भी सबसे ज़्यादा हुआ है, दैट इज़ अराउंड 21%। तो पर कैपिटा इनकम और जीएसटी कलेक्शन में भी रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है ऑलमोस्ट, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र का वो ऑलमोस्ट मिडिल में फर्स्ट अपर हाफ में आता है, इट हैज़ रजिस्टर्ड है डबल डिजिट ग्रोथ। जितना भी अगर हम मोस्ट ऑफ द डबल डिजिट ग्रोथ रेट देखें 21%, 8.8% दिल्ली का, हरियाणा का 13.2%, कर्नाटका 17.4, ये अपर मिडिल इनकम का पर कैपिटा इनकम में आता है।
और अगर हम नीचे का हिस्सा में देखें, जैसे झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे बिहार आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड, असम, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें हम देखेंगे या तो सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट हुआ है या फिर नेगेटिव ग्रोथ रेट, मतलब कि डिक्लाइन हुआ है जीएसटी कलेक्शन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जीएसटी जो है दैट इसमें डिस्पैरिटी है अमंग द स्टेट्स, एंड ऑल्सो देर इज़ it can be established that those states having higher per capita income has registered growth in GST। तो जिसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, जिन स्टेट्स, जो रिच स्टेट्स है, वो ऑटोमेटिकली उसका जीएसटी ग्रोथ रेट कलेक्शन जो है वो ज़्यादा हुआ। और ये बात सही भी है, क्योंकि बिकॉज जो रिच स्टेट्स है उसमें लोग ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, महंगे महंगे कार खरीदेंगे, महंगे कपड़े खरीदेंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, तो वो ऑब्वियसली जो है जो जीएसटी कलेक्शन है वहाँ पे ज़्यादा होगा, जीएसटी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू द पुअर स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश और द झारखंड। So that was all for today. If you like the video, kindly like, share and subscribe. Thank you.